Good morning, good morning, good morning. Welcome back, all of you, my friends. सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि प्रतिदिन कम से कम आप लोगों को 4 से 5 वीडियो मिलेंगे प्रश्नों की एक बेहतरीन बंडल, गुच्छा। ये आपके लिए, आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए और आने वाले आपके फ्यूचर के लिए, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए बेहतरीन सोर्स हैं किसी की। तो आप इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मर्जी, अच्छा है तो जरूर करें, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं लगातार इस तरह के वीडियो को प्रस्तुत करता रहूँगा। माई सेल्फ रंजीत। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इन डिफरेंट सेक्शंस, आई मीन दिस इज करंट अफेयर्स। वित्त आयोग से संबंध है। वित्त आयोग के बारे में प्रश्न पूछा गया। वित्त आयोग, जैसा कि आपको पता चला है कि वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो वित्त आयोग 5 वर्ष की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इस अवधि में देश को मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति के आधार पर ये जो वर्ष है उसको बढ़ाया जा सकता है। वित्त आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति के आदेश के रूप में लागू किया जाता है और केवल राज्य के वित्त आयोग अपने नगर पालिकाओं के लिए वित्त परिव्यय बना सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, खर्च को बढ़ा सकते हैं। केवल राज्य वित्त आयोग क्या खर्च को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है? वो किसके? नगर पालिकाओं के। तो मेरे ख्याल से ये दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। आई थिंक यू नो अबाउट द वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का गठन 280 आर्टिकल के तहत किया गया। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। वित्त आयोग आमतौर पर 5 वर्ष की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 15वां वित्त आयोग हालांकि प्रमुख मैक्रो क्षेत्रों, जैसे कि आपको पता होगा, नई मौद्रिक नीति आई है, उसके बाद जीएसटी आया है, विमुद्रीकरण हुआ है, दिवालियापन कोड आया है और इस बीच में कोविड-19 ने एक और चौपट कर दिया। में अनिश्चितताओं के कारण 1 वर्ष का विस्तार कर दिया गया। अर्थात वित्त वर्ष, अगर आपका क्वेश्चन में रहा है कि वित्त वर्ष केवल 5 वर्ष का होता है तो बिल्कुल ही बकवास है, क्योंकि 6 वर्ष का हुआ इस बार। ठीक है, वित्त आयोग 6 वर्ष के लिए भी रिपोर्ट जारी कर सकता है, सिफारिशें दे सकता है। ठीक है, पिछले वित्त आयोग के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर 15वें वित्त आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट में भारत के नगर पालिकाओं के वित्त प्रशासन में विस्तार किया है और 15वां वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में नगर पालिकाओं के समग्र खर्च के लिए काफी वृद्धि करने की बात की है। रही बात वित्त आयोग की सिफारिशों की, तो ये बाध्यकारी नहीं है, जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा लागू किया जाता है। राष्ट्रपति इसको संसद में रखवाते हैं, दोनों सदन पर चर्चा होता है। केंद्र कर और शुल्क और अनुदान सहायता वितरण से संबंधित सिफारिशें इस श्रेणी में आती है कि कितना अनुदान मिलेगा, कितना केंद्र कर है, जिन्हें कार्यकारी आदेश के द्वारा इसको लागू करना पड़ता है। वित्त आयोग द्वारा टर्म ऑफ रेफरेंस के अनुसार अन्य सिफारिशें भी दी जाती हैं। ओके, वित्त आयोग के बारे में सफिशिएंट नॉलेज है। आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में हो सकता है, लेकिन 6 वर्ष के लिए भी इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में जिक्र है। कृपया करके इसके बारे में कुछ और बताएं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जनगणना से संबंधित है। जनगणना और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। 2, जनगणना और जाति के आधार पर जो जनगणना होता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर उनके विचार कीजिए। जनगणना एक वैधानिक कार्य है और एकत्र किए गए सभी डेटा को सार्वजनिक जांच के लिए स्थानीय क्षेत्रों में प्रकाशित किया जाता है। जनगणना एक वैधानिक कार्य है और क्या इसके जो सार्वजनिक जांच हुई, इसके लिए इसके स्थानीय क्षेत्रों में प्रकाशित करना जरूरी है। सामाजिक आर्थिक जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ पहुंचाने या फिर उनको प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, आप सोचिए, इस पर विचार कीजिए। तो आपने विचार किया कि जनगणना एक वैधानिक कार्य है। जी हाँ, बिल्कुल वैधानिक कार्य है, जिसे जनगणना अधिनियम 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के जो प्रावधान है तक संपादित किया जाता है। जनगणना के तहत एकत्र की गई सभी जानकारी गोपनीय होती है और किसी भी एजेंसी, चाहे सरकारी हो या निजी हो, के तहत साझा नहीं किया जाता है। एनपीआर के तहत एकत्र की गई कुछ जानकारियां को स्थानीय क्षेत्रों में सार्वजनिक जांच और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए
प्रकाशित किया जा सकता है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वेबसाइट के अनुसार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में की गई सभी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ पहुंचाने या इसे प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भुगतान संतुलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि भुगतान संतुलन से बताया गया था, भुगतान संतुलन के स्थान पे भुगतान ट्रांसफर कर लीजिए। यानी ट्रांसफर पेमेंट से आप क्या समझते हैं इसके बारे में विचार कीजिए। देखिए, ट्रांसफर पेमेंट यानी भुगतान अंतरण वे प्राप्तियां होती है जो देश के निवासियों को मुक्त रूप से प्राप्त होती है। फ्री में मिलता है, विधवा पेंशन फ्री में मिलता है, सब्सिडी फ्री मिलती है, नहीं, सब्सिडी भुगतान संतुलन नहीं है, भुगतान अंतरण नहीं है। तो भुगतान संतुलन भुगतान अंतरण एक जैसा सुविधा है, इसलिए आप कंफ्यूज ज्यादा है। इनमें रेमिटेंस, उपहार, अनुदान शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल, अनुदान मुफ्त में मिलता है, रेमिटेंस बाहर से आता है, उपहार तो उपहार ही है। इन्हें सरकार द्वारा या विदेश में रहने वाले निजी नागरिकों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, सरकार द्वारा देती है सरकार। देखिए, ट्रांसफर पेमेंट ऐसी प्राप्तियां हैं या वे प्राप्तियां हैं जो देश के निवासियों को मुफ्त में मिलती है, जिसके बदले उन्हें कोई सेवा कोई वस्तु चुकानी नहीं पड़ती है। इन्हें उपहार है, डिप्रेशन जिसको रेमिटेंस बोलते हैं, अनुदान शामिल है। इन्हें सरकार द्वारा या विदेश में रहने वाले व्यक्ति निजी व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया जाता है या जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन से। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति बहुत ही उच्च होती है और आर्थिक विकास भी लगातार उच्च बना रहता है। क्या ये सही है स्टैगफ्लेशन के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल गलत। ये बिल्कुल गलत है स्टैगफ्लेशन के बारे में। सोचिए, बहुत समय देता हूं। दूसरा है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन नॉट डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं का समान मूल्य स्तर में कमी हो जाना, लेकिन मुद्रास्फीति की दर शून्य से ऊपर बनी रहती है। शून्य से ऊपर बनी रहती है यानी नेगेटिव नहीं होता है, तो वो तो हो गया आपका डिसइन्फ्लेशन। मैं बात कर रहा हूं डिफ्लेशन की। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। देखिए, स्टैगफ्लेशन बढ़ती हुई कीमतें या मुद्रास्फीति के साथ साथ धीमी आर्थिक प्रगति या आर्थिक वृद्धि और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी या फिर आर्थिक ठहराव की स्थिति होती है। मतलब विचित्र स्थिति है, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, बेरोजगार भी लोग बढ़ रहे हैं, आर्थिक वृद्धि रुक चुकी है। और जहां तक रही बात अस्फीति यानी डिफ्लेशन की, देखिए इसका तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के जो सामान्य मूल्य है उसमें कमी तो जरूर आती है, लेकिन मुद्रास्फीति की दर जो होती है वो शून्य से नीचे अर्थात नेगेटिव में होती है। इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन नॉट डिसइन्फ्लेशन। भारत में निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय कार्यवाही कर सकता है? तो आपको पता होगा धन शोधन निवारण अधिनियम। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी को कार्यवाही करने का पावर मिला है। प्रवर्तन निदेशालय जिसको हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं, एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है और आर्थिक खुफिया एजेंसी भी है जो भारत में आर्थिक और कानूनों को लागू करने या करवाने और आर्थिक अपराध को नियंत्रित करने हेतु जिम्मेवार है, उत्तरदायी है। यह राजस्व विभाग, वित्त विभाग को रिपोर्ट करता है अर्थात उसके मंत्रालय के तहत काम करता है। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य उद्देश्य दो प्रमुख विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जिसको फेमा बोलते हैं और फिर धन शोधन अधिनियम या धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएम यानी PMLA, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का प्रवर्तन करता है, इन्फोर्स करता है। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा से। आप राजकोषीय घाटा को कैसे कैसे कम कर सकते हैं? सोचिए, क्या राजकोषीय घाटा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अगर वृद्धि होगी यानी एफडीआई में वृद्धि होगी तो घट जाएगा राजकोषीय घाटा। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बजटीय सहायता प्रदान करना। जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है आप उनको बजट का बहुत सारा पैसा दे दीजिए, इससे राजकोषीय घाटा कम होगा। कृषि ऋण माफ कर दीजिए, धड़ाधड़ सब्सिडी दे दीजिए और आपकी जो मित व्ययता है जो खर्च, उससे आप कुछ मतलब विवेकपूर्ण उपयोग अपनाइए उससे संबंधित। तो देखिए, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, एक तरफ राजस्व घाटा का बढ़ना राजकोषीय घाटा को बढ़ा देगा। राजस्व प्राप्तियां और ऋण कुल पुनर्भुगतान
सहित गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। खर्चा और कमाई के बीच का जो अंतर है, बस उसमें से आपको ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है उसको हटा दीजिए, ठीक है। यह ऋण की अदायगी और कर तथा गैर कर राजस्व से मिलने वाला जो आय है, प्रत्याशित आय है, और सरकारी जो व्यय है, उपभोग है, उसके अंतर को मापता है। शॉर्ट में कहें तो सरकार के एक तरह से राजकोषीय घाटा सरकार के एक तरह से ऋण को दिखाता है। यह सभी स्रोतों से सरकार के उधार की जरूरत को बताता है, इंगित करता है। जितना बड़ा यह अंतर होगा उतना ही सरकार को लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, अधिक से अधिक प्रिंटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। प्रिंटिंग मशीन मतलब प्रिंटिंग मनी, अधिक से अधिक पैसा, और अधिक से अधिक पैसे घाटे को पूरा करने के लिए अगर अधिक से अधिक पैसा छापा जाएगा, मुद्रा छापा जाएगा, तो मुद्रास्फीति भी बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन अगर कहा जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो साथ ही साथ सरकार का जो है खर्चा वो घट जाएगा, सरकार का राजस्व बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अधिक से अधिक डॉलर का जब आएगा तो अधिक से अधिक डॉलर जो होगा कन्वर्ट होगा रुपये में, तो रुपये का डिमांड बढ़ जाएगा, रुपये का मूल्यन होगा। जब रुपये का मूल्यन होगा तो मुद्रास्फीति थोड़ा डाउन हो जाएगी, अर्थात सरकार का राजस्व बढ़ रहा है। मित व्ययिता संबंधी जितने भी उपाय हैं, मतलब सरकार अगर खर्चीला जो उपाय है उसको कम कर दे, मतलब ये प्रूडेंस जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल प्रूडेंस, उसको अपनाएं। लेकिन अगर देखा जाए एक तरफ सार्वजनिक जितने भी पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स हैं, उनको अधिक से अधिक आप अगर बजट सहायता दीजिएगा, कृषि ऋण माफ करिएगा, सरकारी व्यय तो बढ़ेगा ही, और सरकारी बढ़ेगा तो आपका फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बचत कोष। राष्ट्रीय लघु बचत कोष के बारे में विचार करना है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड लघु बचत योजनाओं के तहत सभी जमा राशि को राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जमा किया जाता है। लघु बचत योजना के तहत जितने भी प्रकार के आप जमा होते हैं, सभी के सभी जमा जो होते हैं NSSF में होता है। दूसरा है कि कोष में जो जमा राशि है उसका कुछ हिस्सा RBI के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार विशेष सरकारी प्रतिभूति में भी निवेश किया था, सरकारी प्रतिभूति खरीदने के लिए, ताकि सरकार को कुछ पैसा मिल जाए। वास्तव में NSSF का उद्देश्य क्या है? एक तरह से सरकार को ऋण देने का उद्देश्य है, लेकिन सरकार ऋण लेगी कैसे लेगी जब उसके पास पैसा नहीं है। तो NSSF में जितने भी प्रकार के लघु, चाहे कन्या सुकन्या समृद्धि योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, चाहे जितने प्रकार का जो आप मतलब क्या कहते हैं इंश्योरेंस कराते हैं वो पैसा हो, NSSF मतलब सेविंग, जितना प्रकार का सेविंग होता है, चाहे प्रोविडेंट फंड का पैसा हो, जो जितने भी सेविंग्स होते हैं वो जमा वहाँ होते हैं, और वो जमा का जो कुछ हिस्सा होता है वो RBI के नियम के अनुसार उसके कुछ पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने में खर्च किया जाता है। NSSF के माध्यम से लेन देन सीधे केंद्र के वित्तीय घाटे को प्रभावित करता है। क्या ये केंद्र के वित्तीय घाटे को प्रभावित करेगा? चूंकि NSSF सीधा आपको पैसा दे रहा है, तो ये तो पार्लियामेंट के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात ये भारत के संचित निधि में भारित होगा नहीं। जब ये भारत के संचित निधि में भारित नहीं होगा, पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल की कोई जरूरत ही नहीं है, अर्थात पब्लिक अकाउंट जो इससे मिलता है, राष्ट्रपति पे इसका हालांकि कंट्रोल होता है, तो मेरे ख्याल से सरकार का फिस्कल डेफिसिट में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजकोषीय नीति इसमें मतलब अच्छी दिखेगी। सरकार इसको एक तरह से कहते हैं, इसको ऑफ बजट फाइनेंस बोलते हैं। सरकार जो होती है दूसरे दरवाजे से पैसा खर्चा करती है ताकि उसके फिस्कल डेफिसिट या राजस्व व्यय जो है वो कम से कम दिखे, और विदेशी कंपनियां और यहाँ तक की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उसमें जो आंखें गड़ा के रखती है भारतीय सरकार पर कि सरकार का जो राजस्व व्यय है वो कितना ज़्यादा है, सरकार सरप्लस में है कि डेफिसिट में है, तो NSSF का इस्तेमाल होता है। चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। देखिए, भारत के लोक लेखा के तहत, पब्लिक अकाउंट के तहत राष्ट्रीय लघु बचत कोष 1999 में गठन किया गया था। 1/4/1999 में इसका गठन किया गया था। सभी प्रकार के जो लघु बचत संग्रह है इस कोष में जमा कर दिए जाते हैं। जमाकर्ता द्वारा लघु बचत योजनाओं के तहत सभी निकासी इसी कोष में जमा हो जाती है, ठीक है। फंड की शेष राशि को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। कुछ राशि तो होगा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं उसको खरीदने में खर्च करना पड़ेगा। निवेश पैटर्न भारत सरकार द्वारा समय समय पर इसको बदला जाता है, इसके मानदंड को चेंज भी किया जाता है। इस कोष को भारत सरकार वित्त मंत्रालय नियम 2001 के तहत संविधान के अनुच्छेद 283 ठीक है के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि ये जो वित्त कोष है NSSF जो फंड है इसको कौन रेगुलेट करता है, कौन इसको मतलब एक तरह से प्रशासित करता है, तो वो है राष्ट्रपति। NSSF का जो उद्देश्य है वो भारत के जो समेकित कोष है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
बताइए आप इस समेकित कोष को, इंटीग्रेट कोष जिसको हम लोग संचित निधि बोलते हैं, से लघु बचत लेन देन को जोड़ना, पारदर्शी और आत्मनिर्भर तरीके से खुद का संचालन सुनिश्चित करना जरूरी है। चूंकि NSSF लोक लेखा के तहत संचालित होता है, इसलिए इसका लेन देन सीधे केंद्र के वित्तीय घाटे को प्रभावित नहीं करता है, अर्थात इसका फिस्कल डेफिसिट से कोई मतलब लेना देना नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन। अभी हाल में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बहुत चर्चा में था, तो बताना आपको कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स जो है उसका योजना का उद्देश्य जो है वो भारत में निर्मित उत्पादों से वृद्धिशील बिक्री पर नगद प्रोत्साहन प्रदान करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात में कटौती करना, मतलब आयात प्रतिस्थापन करना, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना। PLI योजना कार्यक्रम या कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक नोडल मंत्रालय है। मतलब पूछा जाएगा कि PLI का जो कार्यान्वयन कौन कर रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है? तो जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ही आता है। PLI योजना में किसी भी नए क्षेत्र को जोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की जरूरी की आवश्यकता होती है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह यानी उसका मतलब मंजूरी आवश्यक है, तभी भी आप किसी नए क्षेत्र को इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए, हालिया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 से अधिक श्रम गहन उद्योग को इसमें शामिल करके उत्पादन लिंक प्रोत्साहन यानी PLI योजना को विस्तार मंजूरी दी है, जिसमें उन्नत रसायन है, विज्ञान सेल बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी उत्पाद है, उसके बाद ऑटोमोबाइल है, ऑटो घटक जो ऑटो पार्ट्स होते हैं उसके निर्माण है। इन क्षेत्रों के लिए योजनाएं मोबाइल फोन है और उससे जुड़े जो जितने भी प्रकार के उपकरण हैं, जो फार्मास्यूटिकल ग्रेडियंट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल ग्रेडियंट्स, दवा सामग्री है, चिकित्सा के उपकरण है, ये PLI योजना के अतिरिक्त होगी। PLI योजना का उद्देश्य बताएं तो भारत में निर्मित उत्पादों में वृद्धिशील हो, उसका बिक्री बढ़े, नगद प्रोत्साहन मिले उसको, घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले, विनिर्माण बढ़े, आयात में कटौती हो, भारत में वर्कशॉप स्थापित हो ताकि अधिक से अधिक विदेशी कंपनियां यहाँ पर आए, इसको देखे, समझे, पैसा फंसाए। योजना का उद्देश्य कंपनियों को मौजूदा जो विनिर्माण इकाइयां हैं उसको स्थापित करने, उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। PLI योजना के तहत जो शामिल जो नए क्षेत्र है वो श्रम गहन है। इसमें संबंधित मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। कभी कभी समाचार पत्र में बहुत ही चर्चित है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड किससे संबंधित है? देखिए, ये स्विफ्ट कोड जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक सुरक्षित वित्तीय संदेश वाहक है। मतलब एक वित्तीय संदेश वाहक है, सुरक्षित है इंटरनेशनल लेन देन होने के लिए। एक बैंक से अपने प्राप्तकर्ता को संदेश भेजता है। इसकी मुख्य भूमिका बैंकों के बीच, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के बीच सुरक्षित हस्तांतरण चैनल स्थापित करना है। Okay, this is sufficient. I think I should stop this video. Watch this video 2 or 3 times. You will be happy. Thank you once again.